आज हम लोग समास पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का, जो 9 और 10 वेस्ट बंगाल के हिंदी व्याकरण में आता है। बुरा हिंदी व्याकरण समास। समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। सबसे बड़ी बात यही है कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब बड़े विग्रह को छोटा में करना या छोटा। समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण। बड़ा समास किसे कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए नए सार्थक शब्द को हम लोग समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। समास शब्द दो शब्दों, समास शब्द कितने शब्द से बने हैं? दो शब्द। सम अर्थात संक्षिप्त, समास दो शब्दों से मिलकर बना सम अर्थात संक्षिप्त, एवं आस जिसका अर्थ होता है कथन या शब्द, मतलब संक्षिप्त शब्द। समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्त शब्द। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त शब्द का मेल से बना होता है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या तो शब्द। जिसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त कथन या तो शब्द होता है। और समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। शब्दों को क्या किया जाता है? संक्षिप्तीकरण किया जाता है। जैसे यहाँ हम लोग लिख देते हैं चौराहा, या तो चार राहों वाला। तो चार राहों वालों को हम लोग क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। तो चार राहों वाले जगहों को, या तो चार राहों वाले को रोड है चारों तरफ से जो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चौराहा है। तो चार राहों तरफ से गया है, लेकिन उसको हम लोग छोटा शब्द क्या बोलते हैं? कि चौराहा है। तो इसे हम लोग संक्षिप्तीकरण के रूप में देते हैं। मतलब समस्त पद या समासिक पद क्या होता है? समास के नियमों से बना शब्द, समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। समासिक पद को समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। समास वगैरह किसे कहते हैं? तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने पर, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने वाले को प्रक्रिया को हम लोग समास विग्रह या तो व्यास कहलाती है। जैसे नील कमल का विग्रह क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल। विग्रह मतलब बड़ा करना, विग्रह मतलब विस्तार करना, ठीक है। नील कमल का विग्रह क्या होता है? नीला है जो कमल। चौराहा का विग्रह क्या होता है? चार राहों वाला, ठीक है। समस्त पद में क्या होता है? जोड़ करके छोटा बनाते हैं, और समस्त विग्रह में क्या करते हैं हम लोग? समास के विग्रह में उसको बड़ा करते हैं। जैसे चौराहा को हम लोग बोलते हैं चार राहों वाला, नील कमल को बोलते हैं नीला है जो कमल, उसे हम लोग नील कमल कहते हैं। इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास होता है। इसको भी पदों के आधार पर हम लोग अलग अलग बांटते हैं कि किसमें किसका कौन सा पद मुख्य होता है। जैसे किसी का उत्तर पद मुख्य होता है, किसी का पूर्व पद मुख्य होता है, किसी का दोनों पद मुख्य होता है, किसी का कोई भी पद मुख्य नहीं होता है। तो अलग अलग पदों के अनुसार हम लोग इसको अलग अलग बांटेंगे। तब तक आप इसको उतार दीजिए। अब देखिए समास के भेद हम बता देते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। अब समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। समास के मुख्य कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो पहला आता है अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। समास के मुख्यतः कितने होते हैं? 6। पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष। अब 1 से 2 बार रिपीट करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय। चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास, और छठा होता है बहुव्रीहि समास। फिर इसको सीक्वेंस से याद करने के लिए फिर आप बोल सकते हैं कि पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास, और छठा होता है बहुव्रीहि समास। आप इसको पद के प्रधानता के अनुसार इसको अलग अलग हम लोग वर्गीकरण करेंगे। बोला पदों के प्रधानता के अनुसार आधार पर इसका अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। तो जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन समास कहेंगे? अव्ययी भाव। जिसका पूर्व पद समान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास।
अभी पूर्व पद क्या होता है, तो हर एक चीज का पूर्व पद उत्तर पद निकलता है। अभी सबको सब समास को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे कि अभिभव समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष किसे कहते हैं, कर्मधारय किसे कहते हैं, द्विगु किसे कहते हैं, द्विंद किसे कहते हैं, बहुव्रीहि किसे कहते हैं। तो पहले इसके पदों के बारे में हम लोग जानते हैं कि पद क्या, किसका पद कौन प्रधान होता है। तो जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए तत्पुरुष से ही कर्मधारय और द्विगु समास निकला है, तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय और द्विगु समास निकला है, इसीलिए इसका उत्तर पद प्रधान है। उत्तर पद प्रधान है तो किसका किसका है, तो तत्पुरुष पहला, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु। तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु, इसका उत्तर पद क्या है, प्रधान है। तीसरा हो गया जिसका दोनों पद प्रधान है उसे द्विंद समास करते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान उसे द्विंद समास करते हैं। और जिसका दोनों पद अप्रधान है, अप्रधान किसमें, पहला में देखिए दोनों पद प्रधान था, पहला में पूर्व पद प्रधान था उसे अव्ययीभाव, दूसरा में जिसका उत्तर पद प्रधान हो तो उसमें 3 समास है। भेद भी इसी से याद हो जाएंगे और कौन सा पद प्रधान है ये भी पता चल जाएगा। जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास करते हैं, जिसका उत्तर पद प्रधान हो तो उत्तर पद में 3 को भेद आता है। पहला क्या है कि पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु। तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, और तीसरा जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विंद समास। जिसका दोनों पद प्रधान उसे द्विंद समास कहते हैं। चौथा क्या हो जाएगा कि जिसका दोनों पद अप्रधान उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। बोला कि जिसमें इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, जो बहुव्रीहि समास है इसमें कोई तीसरा अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे कि त्रिलोचन, ये तो त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र में क्या हो गया कि त्रिनेत्र किसका होता है, तो शंकर जी का। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि इसमें शंकर जी बहुव्रीहि समास के रूप में आ सकते हैं। तो शुरुआत से फिर होता है जिसका पूर्व पद प्रधान उसे अव्ययीभाव, जिसका पूर्व पद प्रधान उसे अव्ययीभाव, जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु उत्तर पद, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्विंद समास, और जिसका दोनों पद अप्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब इसके बाद अलग अलग करके हम 6 भेद के बारे में जानेंगे कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष किसे कहते हैं, कर्मधारय किसे कहते हैं, द्विगु किसे कहते हैं, द्विंद किसे कहते हैं और बहुव्रीहि किसे कहते हैं। सबको अलग अलग रूप से हम लोग इसकी परिभाषा सहित उदाहरण सहित इसको हम लोग जानेंगे, तब तक इसको आप उतार सकते हैं। अब देखिए अभी तक तो हम लोग समझ लिए थे कि पदों के प्रधानता के अनुसार हम लोग 6 भेदों में बांटे थे, और पदों के प्रधानता के अनुसार भी देखे थे। जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास, जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, जिसका दोनों पद प्रधान हो तो द्विंद समास, जिसका दोनों पद अप्रधान हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। आप बोलते हैं कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, तो अव्ययीभाव समास उसे कहते हैं जिस समास का पूर्व पद, आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज तो, कि जिसका पूर्व पद क्या हो, प्रधान। सीधी बात आपको अगर लिखना पड़ेगा एग्जाम में आएगा कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, तो जिस समास पद का या जिस समास का पहला पद पूर्व पद प्रधान हो उसे हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसका पहचान क्या है, अव्ययीभाव समास क्या है, इसका पहचान क्या होता है। तो इसका पहला पद जो होगा, पहला पद में देखिए इसका पहचान क्या है, पहला पद में अनु लगा रहेगा, आ लगा रहेगा, प्रति लगा रहेगा, भर, यथा, यावत, हर और आदि होता है। ठीक है, अव्ययीभाव समास क्या, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अव्ययीभाव समास को हम कैसे पहचान सकते हैं कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो, तो इसका पहचान देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि पहला पद में इसका अनु है, फिर आ है, फिर प्रति है, फिर भर है, यथा, यावत, हर। अगर इतना चीज आपको देखे आप आंख बंद करके एकदम सोच सकते हैं कौन समास है, अव्ययीभाव समास है। कौन समास है, यह अव्ययीभाव समास है कि जिसका पहला पद में क्या रहेगा, पूर्व पद में अनु, फिर आ, फिर प्रति, फिर भर, फिर यथा, फिर यावत, फिर हर। आगे होता है उसे पूर्व पद, उसे हम लोग अव्ययीभाव समास करते हैं। जैसे देख लीजिए हम इसका कुछ उदाहरण भी दे दिए हैं, कुछ उदाहरण जैसे इसको हम बता दिए हैं कि कैसे आपको पकड़ना है। बोल रहा है कि प्रति प्लस दिन, प्रति मेरा क्या है, पूर्व पद। अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान। जिसका पूर्व पद में प्रति प्लस दिन, उत्तर पद क्या है, दिन, प्रति प्लस दिन मतलब समास पद इसका क्या बनेगा, प्रतिदिन। समास पद क्या बनेगा इसका, प्रतिदिन। प्रतिदिन हम कोई काम करेंगे, प्रतिदिन हम जाएंगे, प्रतिदिन आएंगे, तो ऐसा प्रति जहां लग गया मतलब ये कौन समास है, अव्ययीभाव समास है।
इसका बिगड़ा क्या होता है, प्रत्येक दिन हमको स्कूल जाना है, प्रत्येक दिन हमको ट्यूशन जाना है, प्रत्येक दिन हमको खेलना है, तो सारा चीज जो होता है प्रत्येक में जहां आ गया या प्रति में जो आ गया उस कौन समास है, तो अव्ययी भाव समास है। उसका आगे देखते हैं आ जन्म, देखिए यहाँ पर अनु आ प्रति भर यथा यावत हर, ये सब कौन समास है, अव्ययी भाव समास। आ प्लस जन्म, जिसको हम लोग बोलते हैं आ जन्म, जन्म से लेकर के जैसे कोई होता है ना, हम लोग घर में बोलते हैं जन्म से लेकर के ये बेकार है, ऐसे है वैसे है, ये खराब है चाहे अच्छा जो भी है, तो जन्म से लेकर के, चाहे कोई लड़की हो तो होता है जन्म से लेकर के बहुत अच्छा है, बहुत लड़की पैदा हुआ कि आज तक इसको कोई चीज का कमी नहीं हुआ, तो है तो आज जन्म यथा संभव, यथा प्लस संभव, यथा पहले लग गया मतलब ये कौन समास है, तो अव्ययी भाव समास है। यथा प्लस संभव, जिसको बोलते हैं यथा संभव, जैसा संभव हो वैसा तुम करो, जैसा तुमसे संभव हो पाता है वैसा तुम करो, जैसे जैसा संभव हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यथा संभव, यथा प्लस संभव, यथा लग गया मतलब ये कौन समास है, अव्ययी भाव समास है। अनुरूप, रूप के योग्य है, अनु देखिए लगे अनु, अब यहाँ पर जितना पहचान है सबका उदाहरण लेकर करके हम लोग देते हैं। अनुरूप, अनु प्लस रूप है, इसको हम लोग अनुरूप कहते हैं, रूप के योग्य है। बोलता है कि भर पेट, जैसे होता है ना आज हम खाना खाए, भरपेट खाना खाए, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग घर में, जब भरपेट खाया, पापा बोलते अरे भरपेट खाना खाया कि नहीं खाया, मम्मी बोलता भरपेट खा रहा, तो उसी को ना भर पेट, भर प्लस पेट बराबर भर पेट, पेट भर के आज खाना खाए। आज कहीं मान लीजिए रिसेप्शन है, कोई पार्टी है, या तो कहीं पे भोज वगैरह बनता है, जाते हैं, हाँ भरपेट खाया आज, ठीक है। हाथ माने हाथों हाथ, ठीक है, हाथ प्लस हाथ बोले तो हाथों हाथ, हाथी हाथ में ये चीज छूट गया, हाथी हाथ में मान ले कैच पकड़ रहे थे गेंद छूट गया, ऐसा होता है ना, हाथ पकड़ के जा रहे थे हाथों हाथ में, तो इसको भी क्या होता है, हाथ प्लस हाथ बोले तो हाथों हाथ, इसको हाथी हाथ में क्या होता है, छूट गया, चेक कर लिया, ये सब सारा का सारा कौन समास है, तो अव्ययी भाव समास है। बार बार बोल रहे अव्ययी भाव समास, जिसका पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, जिसका पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास करते हैं। इसका पहचान क्या है, इसका पहचान है अनु आ प्रति भर यथा यावत, उसके बाद हर आदि होता है। इसका कुछ उदाहरण है, आप लोग इसको उतार सकते हैं। इससे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़ लिए। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान था, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष में क्या है, उत्तर पद किसको तत्पुरुष कर्मधारय दिक्, तत्पुरुष कर्मधारय दिक्, ठीक है। पदों के प्रधानता के अनुसार आप भेद भी याद कर सकते हैं और उसका प्रधानता भी याद कर सकते हैं, किसका कौन सा पद प्रधान। आप बोला कि तत्पुरुष समास, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान, कौन पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान होता है, तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो, कारक चिन्ह पड़े हुए, कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, अपादान से, संबंध का के की और अधिकरण में पर, ये जो कारक है, अगर कारक हम कारक भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी समास पढ़ा दिए तो हम समास में ही थोड़ा सा इसको बता दिए कि कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, तो इस सब कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास करते हैं। जिस समास पद के बाद में अथवा उत्तर पद प्रधान होता हो, याद रखिएगा, तत्पुरुष समास में कौन पद प्रधान होता, उत्तर पद प्रधान होता, तत्पुरुष में उत्तर पद कर्मधारय और द्विगु, ठीक है, तीन गो में उत्तर पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो, उसे हम लोग तत्पुरुष समास करते हैं। जैसे राजा का कुमार राजकुमार, तत्पुरुष समास, राजा का कुमार क्या कहलाएगा, राजकुमार, धर्म का ग्रंथ क्या कहलाएगा, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ क्या कहलाएगा, धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला रचनाकार, रचना को करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, रचनाकार। आप बोलता है कि तत्पुरुष समास के भेद विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, जिसमें आपको बता दें, कर्ता ने कर्म को तो कर्ता से लेना, कर्म से लेना। बोल रहा है कि कर्म तत्पुरुष को, कर्म को कर्ता ने कर्म को, हर एक का पकड़ने का नियम और एक उदाहरण देते चले गए। बोलता कर्ता ने कर्म को, जैसे गगन को चूमने वाला क्या कहलाएगा, गगन चुंबी, कौन समास है, तत्पुरुष समास है, कौन समास है, तत्पुरुष, उसका भेद के अनुसार, कि गगन को चूमने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, गगन चुंबी, चिड़िया को मारने वाले को क्या कहते हैं, चिड़िया मार, ठीक है ना, तो गगन को चूमने वाले को गगन चुंबी कहते हैं। इसका दूसरा भेद में आता है कर्म तत्पुरुष से, जैसे शोक से ग्रस्त व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं कि शोक ग्रस्त है,
शोक से जो ग्रस्त रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शोकग्रस्त। ठीक है, उसके बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष में के लिए, संप्रदान के लिए, जैसे यज्ञ के लिए शाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यज्ञशाला। यज्ञ के लिए शाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यज्ञशाला। उसका नीचे आता है अपादान तत्पुरुष, जिसको हम लोग से माने अलगाव के भाव से देखते हैं, अलग होने के भाव से देखते हैं। जब पेड़ से पत्ता गिर गया मतलब अलग हो गया, तो अलगाव के भाव से देखेंगे कि अपादान तत्पुरुष में बोला कि ऋण से मुक्त हो गया, मतलब अब ऋण नहीं लिया, ऋण से मुक्त हो गया, मतलब उसको ऋण मुक्त व्यक्ति कहेंगे। या तो ऋण से मुक्त हो गया, चलो भाई ऋण से तुम मुक्त हो गया, वो किस में आता है, तो अपादान में। संबंध का के की में, जैसे देश की रक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, देश रक्षा। देश की रक्षा कर आर्मी वगैरह कर ना, आर्मी सीआरपीएफ वगैरह जो करता है, तो देश की रक्षा को करने वाला हम लोग क्या कहते हैं, देश रक्षा कहते हैं। अधिकरण में पद, अधिकरण में पद, जैसे धर्म में वीर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धर्मवीर। तो ये था तत्पुरुष, इसको आप उतारिए और अच्छे से समझिए, याद रखिए। इस तत्पुरुष के जो भेद है इसका हम एक एक उदाहरण दे करके समझा दिए। सबसे बड़ा कारक आप जानते हैं तो तत्पुरुष में यहाँ पर बोल दिया, शुरुआत में बोल दिया कि कारक चिन्ह क्या हो, लुप्त हो। कारक चिन्ह क्या हो, लुप्त हो, दिखे नहीं, लुप्त हो, लेकिन उसका उपयोग करके हम लोग सब इसका भेद को बारे में जान गए। पहले में करण तत्पुरुष, जैसे को गगन को चुमने वाला गगन चुंबी। ठीक है, करण तत्पुरुष में सिर्फ आपको पकड़ना है, पकड़ना इसलिए कि आप वहां पे जब देखें तो आपको समझ में आ जाए, हाँ ये अवयवी भाव है, ना तत्पुरुष है, ना कर्मधारय है, ना दिगु है, ना द्विंद है, ना बहुब्री है। मतलब पकड़ने के लिए हमें तो उदाहरण दे दिए कि आप इसके बारे में आप जान सकते हैं और क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। अब हम लोग अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास दोनों को देख लिया। आप देखते हैं कर्मधारय समास, इसका तीसरा अर्थ। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान, आपको पता है कि उत्तर पद प्रधान तीन को है, किसका किसका, तत्व का, कर्मधारय का, दिगु का। तत्व, कर्मधारय और दिगु। तत्व को समझिए, जिसमें कारक चिन्ह क्या था, लुप्त था। कारक के बारे में बता दिया था हल्का सा, कारक में पढ़ा दिया। बोला कि जिस समास पद का उत्तर पद क्या हो, प्रधान, जिस समास पद का उत्तर पद क्या हो, प्रधान, हम पहले से जानते हैं। तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण का विशेष संबंध हो। उपमान, उपमेय, पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष का जो संबंध, उसे कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे पहचान, इसका पहचान क्या है, इसका पहचान क्या है, देखिए अभी तक हम लोग अव्ययी भाव का समास की पहचान पकड़े थे, तत्पुरुष में कारक चिन्ह को लुप्त पकड़ लिए थे। अब इसका पहचान पकड़ते हैं। विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में, विग्रह करने पर, तोड़ने पर दोनों पदों के मध्य में है जो के समान, है जो के समान, है जो के समान। ठीक है, विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो के समान। अगर आपको दिखे आप तुरंत क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। कौन समास है, कर्मधारय समास है जो के समान अगर देखे तो एकदम पकड़ लीजिएगा कि कर्मधारय समास है। जैसे कि अव्ययी भाव समास में आ, प्रति, अनु, भर, भर जो देखेंगे तो अव्ययी भाव समास है। कारक चिन्ह लुप्त रहेगा तो तत्पुरुष समास है। अगर इसमें है जो के समान दिखे, है जो के समान दिखे तो कौन समास है, कर्मधारय समास। आगे आते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कमल के समान चरण, विग्रह करने पर, देखिए विग्रह करने पर, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर देखिए कमल के समान, कमल के समान, देखिए आपको बताइए के समान, है जो के समान। बोला कमल के समान चरण, जिसको चरण कमल कहते हैं। चरण कमल क्या है, समस्त पद है, छोटा शब्द है। विग्रह क्या, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, के समान चरण, चरण कमल। कनक सी लता, कनक लता, कनक सी लता जो है क्या कहलाएगा, कनक लता, जो कि कर्मधारय समास है। कमल के समान नयन, देखिए के समान, कमल के समान नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधा अग्नि, जो क्रोध से पूरे एकदम लाल लाल हो जाता है ना, उसे क्रोध रूपी अग्नि को क्रोधाग्नि कहते हैं। आधा है जो मरा, देखिए आधा है जो मरा, उसे क्या कहते हैं, अधमरा। अरे इसको क्या मानना है, तो खुद अधमरा पड़ा होता है ना प्रेम अपने बोलचाल की भाषा में। आधा है जो मरा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अधमरा। परम है जो आनंद, परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद, है ना। परम है जो आनंद, जिसमें हमको खूब आनंद लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परम आनंद। ठीक है,
तो हम लोग इसमें क्या पकड़े कि इसका पहचान विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो के समान दिखे, तो हम लोग कौन समास पढ़ रहे हैं? कर्मधारय समास। कौन समास का क्वेश्चन रहा है? कर्मधारय समास, जिसमें आ, प्रति, अनु, यथा, संभव पढ़ क्या है? अव्ययीभाव समास। जिसमें कारक चिन्ह लुप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। बस इसी तरह समास को पकड़ना। समास जितना अच्छा से पकड़िएगा, प्लस अगर आप पदों के प्रधानता के अनुसार पकड़िएगा तो दोनों तरफ से आपका क्वेश्चन एकदम बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली एकदम कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास, फिर बहुब्रीहि समास। और द्वंद्व समास तो सबसे अच्छा है, और द्विगु समास। देखिए इसके बाद हम लोग अब पढ़ रहे हैं द्विगु समास। इसमें भी उत्तर पद प्रधानता की बात जानते हैं, लेकिन सबसे इसमें खास बात है कि आप इसको एकदम आसानी से पकड़ सकते हैं, एकदम एकदम कोई इसमें कोई भी तरह का आप त्रुटि नहीं निकाल सकते, एक जरा सा भी नहीं। बस क्योंकि सबसे पहला शब्द इसमें कि जिस समास पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो। कौन वाचक हो? संख्यावाचक। अगर आप संख्या को देख लीजिएगा तुरंत आप बता देंगे कि द्विगु समास है। संख्यावाचक हो, संख्यावाचक का विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, इसमें समूह का या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे 7 दिनों का समूह को सप्ताह कहते हैं। 7 दिनों के समूह क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। समूह जो समूहों में रहता है उसे हम लोग कहते हैं कि कौन समास है? तो द्विगु समास है। अभी तक हम लोग पढ़े थे अव्ययी भाव, आ, यथासंभव, है ना, प्रतिदिन, भरपेट, है ना, तो ये सब हम लोग अव्ययी भाव। दूसरा तत्पुरुष में कारक चिन्ह लुप्त है। तीसरा कर्मधारय में के समान है जो। चौथा द्विगु समास में पहला शब्द कौन होना चाहिए? पूर्व पद संख्यावाचक। पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाचक, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विगु समास। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होगा, समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे कहने 7 सिंधुओं का समूह, देख लीजिए क्या है? संख्यावाचक 7। संख्यावाचक क्या है? 7। 7 सिंधुओं का समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सप्त सिंधु। सबसे पूर्व पद में कौन वाचक आना चाहिए? संख्यावाचक आना चाहिए, द्विगु समास। संख्यावाचक आना चाहिए, द्विगु समास। संख्या आया कि द्विगु समास। 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु। दोपहर का समूह, दोपहर का समूह को हम लोग क्या कहते हैं? दोपहर। क्या कहते हैं? दोपहर। देख लीजिए यहाँ पर क्या आ गया? संख्यावाचक क्या आया? 2। संख्यावाचक क्या है? 2। और 3 लोगों का समाहार त्रिलोक। 3 लोगों का समाहार त्रिलोक क्या आया? पहला शब्द में संख्यावाचक। 4 राहों का समूह चौराहा। 4 राहों का समूह चौराहा क्या है? आगे में क्या है? संख्यावाचक। 9 रात्रियों का समूह नवरात्र। नवरात्रियों, दुर्गा पूजा में नवरात्रि हम लोग करते थे, बोलते नवरात्र। 9 रात्रियों का समूह को हम लोग नवरात्र करते हैं। 7 दिनों का समूह, अभी बोल रहे थे, 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं? सप्ताह। 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं? सप्ताह। जहां पे आपका पूर्व पद में संख्यावाचक दिखे तुरंत आपको पकड़ लेना है द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास है। जैसे पहचान सबका देखिए, सब समास का अलग अलग कुछ ना कुछ पहचान। हम ही लोग तो कुछ का अलग अलग पहचान होता है। कोई लड़का कैसा होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, अलग अलग पहचान सबका अलग अलग होता है। 3 रंगों का समूह, फिर देखिए 3, सब में संख्यावाचक आया। देखिए सब में संख्यावाचक। 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु। दोपहर का समूह दोपहर। 3 लोगों का समाहार त्रिलोक। 4 राहों का समूह चौराहा। 9 रात्रियों का समूह नवरात्र। 7 दिनों का समूह सप्ताह। 3 रंगों का समूह तिरंगा। 3 रंगों का समूह तिरंगा, जो कि हम लोग राष्ट्रीय झंडा है ना, 3 रंगों का समूह केसरिया सफेद हरा, तो 3 रंगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तिरंगा। ठीक है। जैसे ही आपको पूर्व पद में संख्यावाचक दिखे सीधा आपको पकड़ लेना है कि कौन समूह है? द्विगु समूह। द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास। आप देख लीजिए विग्रह को तोड़ करके समास पद बना रहे हैं। समास पद को तोड़ के विग्रह करना, बस काम ये। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। अगर आप विग्रह किए हैं तो उसको आपको संक्षेप में लिखना है। अगर आप संक्षेप में तो कहीं पे आपको विग्रह करें, कहीं पे आपको समास पद दे देगा, उसका विग्रह करने बोलेगा, कहीं पे विग्रह रहेगा उसको समास पद करना है। बस समास का अर्थ है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं द्वंद्व समास। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं द्वंद्व समास। 5 नंबर पे द्वंद्व समास। पहले से हम लोग एक एक करके सब पढ़ते हैं। आप द्वंद्व समास पढ़ते हैं, सबसे इजी है, सबसे आसान, इसको पकड़ना। बोला कि जिस समास पद का दोनों पद प्रधान हो। जिस समास पद का दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। जिस समास पद का दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, तथा विग्रह करने पर तोड़ने पर उसका बीच में और एवं या अथवा लगता। इसका पहचान क्या है? इसका पहचान देखिए,
जिस समास पद का दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। जिस समास पद का दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा, और एवं या अथवा, और एवं या अथवा लगता हो, वह द्वित्व समास कहलाता है। वो कौन समास कहलाता है? द्वित्व समास कहलाता है। जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो, सबसे बड़ा द्वित्व समास में दोनों पद क्या है, प्रधान है, और उसका विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो, उसे द्वित्व समास कहलाता है। इसका पहचान, दोनों पदों के बीच में प्राय योजक चिन्ह, देखिए हाइफन, हाइफन जिसको बोलते, देखिए हाइफन लगाते हैं ना बीच में, जैसे माता पिता, ये हाइफन लग रहा है, ये बीच में जो हाइफन लग रहा है इसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। कौन चिन्ह बोलते हैं? योजक चिन्ह। हाइफन को हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह हिंदी में। योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका विग्रह देखिए, इसका विग्रह है तो समास पद, हम क्या बोले, विग्रह दे देगा समास पद बनाने बोलेगा, समास पद दे देगा विग्रह करने बोले, बस यही है समास। बोला क्योंकि समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब समास दो शब्दों से मिलकर बना है, साम प्लस आस, आस मतलब शब्द, साम मतलब संक्षिप्त, संक्षिप्त शब्दों का मेल है समास। बोला कि नदी और नाले, नदी और नाले, अब इसका विग्रह दे दिया नदी और नाले, देखिए विग्रह करने पर और एवं या अथवा, और एवं या अथवा लगे, उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो द्वित्व समास कहते हैं। नदी और नाले क्या बनेगा, नदी हाइफन नाले, नदी हाइफन नाले, ये समास पद है। अगर आपको कह दे नदी हाइफन नाले, उसका विग्रह करना था नदी और नाले, ठीक है। पाप और पुण्य, इसका हाइफन क्या होगा, पाप हाइफन पुण्य, या तो पाप योजक चिन्ह पुण्य, ठीक है ना। हाइफन को हम लोग क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह, हाइफन को योजक चिन्ह। आप लोग उतार कॉपी में उतारते समय एक एक चीज को एकदम ध्यान से उतारना है कि क्या चीज बोला गया है, तो क्या चीज लिखा है। ठंडा या गर्म, देखिए और एवं या अथवा, और एवं या अथवा, और एवं या अथवा, ठीक है। ठंडा या गर्म, ठंडा हाय योजक चिन्ह गर्म, या ठंडा हाइफन गर्म, आगे और पीछे, आगे हाइफन पीछे, भला या बुरा, भला हाइफन बुरा, तन और मन और धन, तन और मन और धन, तो इसको लिखेंगे तन हाइफन मन हाइफन धन, ठीक है। जिसका दोनों पद प्रधान हो, कौन समास, द्वंद्व समास। लास्ट में बचा हम लोग का बहुब्रीहि समास। चलो उसको पढ़ेंगे, तब तक इसको अच्छा से अपना कॉपी में नोट बनाना चाहते तो अच्छा से कॉपी में नोट बना करके रखिएगा, तो आपको एग्जाम का टाइम में एक बार, एक से दो बार आप वीडियो देख लीजिए, एक बार भी देख लीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा। लेकिन आप नोट बना के रखिएगा, क्योंकि बहुत दिन तक याद नहीं रह पाएगा, इसलिए आप जब एग्जाम का समय में जाइएगा तो आप एक बार कॉपी निकाल के देख लीजिए। आप इसको उतारिए, इसके बाद आगे हम लोग बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। लास्ट में बचा हम लोग का बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास अभी तक हम लोग शुरुआत से पढ़ चुके थे, पदों के प्रधानता के अनुसार अलग अलग था। लास्ट में है पदों बहुब्रीहि समास। जिस समास पद का कोई पद प्रधान नहीं, जिस समास पद का कोई पद प्रधान नहीं, अभी से पढ़े थे द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान, इसमें जिस समास पद का कोई पद प्रधान नहीं हो, कोई पद प्रधान नहीं हो, वो होता है और दोनों पदों को मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। दोनों पदों की ओर मिलकर के, दोनों पद तो पहले प्रधान नहीं होगा, लेकिन पूर्व पद उत्तर पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर दिया जाता है, संकेत करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे कौन से समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला कंठ किसका है, तो शिव जी का। नीला है कंठ जिसका अर्थात क्या है, शिव जी का है, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात क्या है, शिव है। देखिए यहाँ पर दोनों पदों ने मिल करके एक तीसरे पद शिव को संकेत किया है। तीसरे पद किसको संकेत किया है, शिव जी को, ठीक है। जिसका दोनों पद अप्रधान है, लेकिन दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद को संकेत कर दे रहा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। जैसे देखिए समास पद में लंबोदर, ठीक है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, क्या है, गणेश जी। लंबा है उदर जिसका क्या है, तो गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो 10 आनंद किसके थे, रावण का, तो दशानन। 10 है आनंद जिसके, वो तीसरा व्यक्ति कौन है, रावण, ठीक है ना। तो तीसरे व्यक्ति को जो बना तीसरे पद की ओर जो संकेत करता है उसे हम लोग बहुब्रीहि समास करते हैं। महावीर, महान वीर है जो हनुमान, ठीक है, हनुमान जी को हम लोग महावीर बोलते हैं ना, महावीर। तो महावीर, महान वीर है जो, वो क्या है, हनुमान। चौथा क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी, विष्णु। आप चतुर्भुज देख करके मत समझेंगे कि भैया आप यहाँ पर तो संख्यावाचक चतुर्भुज है तो ये द्विगु समास होगा, नहीं, ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा, बन रहा है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं,
चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विष्णु जी, चार है भुजाएं जिसकी। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, कौन है, कृष्ण जी। मतलब हर दो पद को मिल करके तीसरे पद को जो संकेत कर रहा उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, कौन है, शंकर जी, शिव जी, नीलकंठ जिसको हम लोग बोल रहे हैं। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, शंकर जी। ये तीसरे पद हो गया। अभी तक हम लोग टोटल 6 समास किसे कहते हैं, ठीक है। समास के बाद प्रधानता के अनुसार देख लिए, समास के अलग अलग भेद थे, भेद को देख लिए, सभी का अलग अलग परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ हम लोग एक तरफ से ही देख लिया। अब एक बार फिर शुरुआत से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको याद है कि नहीं, और आप लोग भी अपना कॉपी में अच्छे से उतार के देख लीजिएगा। उसके बाद यहीं पर समास आपका क्लियर हो जाएगा और आप अपना क्वेश्चन लगा के देखिएगा, जो आपके किताब में है क्वेश्चन बना करके देखिएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसा होगा आप कमेंट करके देखिएगा। शुरुआत से फिर हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले समास के कितने भेद पढ़े थे हम लोग, समास के 6 भेद पढ़े थे। समास के कितने भेद पढ़े थे, 6 भेद पढ़े थे। उसके बाद पदों के आधार पर देखेंगे, पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर हम लोग क्या पढ़े थे, पदों के आधार पर अलग अलग पदों के आधार पर प्रधानता के अनुसार देखे थे। पदों के प्रधानता के अनुसार देखेंगे, प्रधानता के अनुसार कि कौन सा क्या क्या है, सबका पहचान भी पकड़ में आ जाएगा। पदों के प्रधानता के अनुसार हम लोग देखे थे कि जिसका पूर्व पद प्रधान है उसे हम लोग अवयवी भाव समास बोले थे। उसे क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास। जिसका पूर्व पद क्या हो, प्रधान, जिसका पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जिसका पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, उसको अवयवी भाव समास कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो, कौन पद, उत्तर पद, जिसका उत्तर पद प्रधान था तो उसको हम लोग कहते हैं, उत्तर पद 3 गो था। पहला तत्पुरुष, दूसरा तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु, तत्पुरुष, कर्मधारय और दिगु। तीसरा जिसका दोनों पद प्रधान था, दोनों पद प्रधान था, जिसका दोनों पद क्या था, प्रधान था, जिसका दोनों पद प्रधान था उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। कौन समास, द्वंद्व समास। कौन समास, द्वंद्व समास। जिसका दोनों पद क्या था, प्रधान था। जिसका दोनों पद अप्रधान था, जिसका दोनों पद क्या था, अप्रधान, दोनों पद अप्रधान था, लेकिन कोई तीसरा पद क्या बन रहा था, तीसरे पद का संकेत दिया जा रहा था। जैसे चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हैं, 10 आनन, जिसका 10 है आनन, रावण। चतुर्भुज में विष्णु, पीठ है अंबर जिसका कृष्ण, है ना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शंकर या तो शिव, है ना। जिसका दोनों पद प्रधान है उसे हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि से हो गया। बहुब्रीहि का क्या है कि वो तीसरे पद का कोई संकेत दे रहा है। फिर से शुरुआत से देखते हैं कि पूर्व पद जिसका पूर्व पद प्रधान है, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास को कैसे पकड़ेंगे कि जिसका पूर्व पद में यथा, आ, प्रति, यथा संभव, यावत, हर अगर व्यक्ति आता तो हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययभाव समास। दूसरा उत्तर पद तत्पुरुष में देखे थे कि तत्पुरुष में जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, है ना, तो राजा का कुमार, राजकुमार, इसमें क्या था कि कारक चिन्ह लुप्त था। कारक चिन्ह क्या था, लुप्त था। जिसमें भी हम लोग पढ़े थे कर्ता ने करण को करण से संप्रदान अपादान के लिए संबंध का के की और अधिकरण में पर, ठीक है ना। उसमें पढ़े थे कर्मधारय में जो लिखा था क्या, कर्मधारय में सबका उदाहरण दिया, के समान है, के समान है ना, ये तो है, के समान है। दिगु में क्या पढ़ते हैं, जिसका पहला शब्द क्या आ जाए, संख्यावाचक, पहला शब्द क्या आ जाए, संख्यावाचक, उसे हम लोग दिगु समास कहेंगे। दोनों पद जिसका प्रधान द्वंद्व समास। अभी बताते हैं समास पद में क्या रहेगा, बीच में योजक चिन्ह रहेगा। जैसे माता और पिता, विग्रह है, इसका समास पद क्या बनेगा, माता हाइफन पिता। सुख और दुख, सुख और दुख, इसका सुख हाइफन दुख, है ना। भला या बुरा, भला या बुरा, तो भला हाइफन बुरा, ये कौन समास था, द्वंद्व समास। लास्ट में क्या था, दो जिसका दोनों पद प्रधान है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, यहाँ तक आपका समास खत्म होता है और इसके लिए धन्यवाद।